हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट होगा और इसमें हम जनरल साइंस पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बाई पार्ट हम यहाँ पे टोटल 500 एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज हमने स्टार्ट किया, आज से हम प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि दिन को भी मैंने आपको बोला था, जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे एमसीक्यूज लाए थे और मैंने कहा था 500 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे बाई पार्ट। ऐसे ही हम साइंस के, जनरल साइंस के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो भी आज से पहले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आज ये पार्ट फर्स्ट होगा। देखें, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जेकेएसएसबी, अगर हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, आने वाली पोस्ट में जेके पीएसआई की बात कर सकते हैं आप। मतलब कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पे आए हो। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, अपने साथ नोटबुक और पेन रख लिया करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। हम यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होते हैं हम यहीं पे लाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो प्रोवाइड किया जाए। चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपसे पूछा गया कि कौन सा है इनमें से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट है, कूलम्ब है, एम्पियर है, ओम है। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ कर लिया होगा। सबको पता ही है कि एसआई यूनिट या फिर जिन्हें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम होता है और एंड इट इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। ओके, और इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड्स करते हैं, कंसिस्टेंट वे टू एक्सप्रेस करना फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं अगर हम यहाँ पे अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। उसके बाद किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। उसके बाद हमारे पास एम्पियर होता है। उसके बाद हमारे पास केल्विन होता है, केल्विन। ओके, उसके बाद हमारे पास मोल होता है और मोल के बाद अगर हम बात करें कैंडीला होता है। ये आप सब ने पढ़े होंगे। अब मीटर का ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी मीटर, अगर हम बात करें मीटर, तो ये यूनिट है किसका, लेंथ का। किसका, मीटर लेंथ, लेंथ का है ऐसा यूनिट। किलोग्राम किसका है, मास का। किसका है, मास का। उसके बाद एम्पियर की बात करते हैं तो एम्पियर किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। इतना आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केल्विन का, तो केल्विन की बात करें तो ये किसका है, टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है मोल। मोल का क्या है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसका यूनिट, इसका यूनिट क्या है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप नोट कर लो इन चीज़ों को, ये आपको सारी की सारी यहाँ पे काम आएंगी। और उसके बाद कैंडीला जो है यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। क्या कहा मैंने, ये किसका है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। इतना आपने याद रख लेना है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे, ये आपके काम की थी। पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पास्कल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है जो मेजर की जाती है पास्कल्स में। फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पास्कल की बात कर रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, पास्कल PA से आप डिनोट करते हो इसे, और ये यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, नेम्ड किसके बाद ये नाम लाया, आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट जिन्हें आप ब्लेस पास्कल के नाम से जानते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, और 1 पास्कल की बात करें तो डिफाइंड किया जाता है एज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये मेजर करता है किसको, ये मेजर करता है हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्स को। अमाउंट ऑफ फोर्स जो भी होती है, जो अप्लाइड की जाती है पर यूनिट एरिया। ठीक है, अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इतना आपने याद रखना है। ओके, अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पास्कल है ये एक वेरिस्टाइल यूनिट है जो यूज़ किया जाता है ओके फिजिकल क्वांटिटीज़ में सॉरी इंक्लूडिंग फिजिक्स में, इन इंजीनियरिंग में, मेट्रोलॉजी में, लेकिन खास करके इसका जो हमारे पास मैंने बताया आपको यूनिट किसका है, ये प्रेशर का है। तो आप याद रख लेना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास में लेज़ी फील नहीं करना है। जब भी क्लास में आते हैं तो अपने साथ नोटबुक रखा करें और फुल एनर्जी के साथ क्लास को अटेंड किया करें। और हमारी ये क्लासेस अब सीक्वेंस के साथ टाइमली क्लासेस ली जाएंगी ओके, प्रॉपर वे से ली जाएंगी। अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस शेयर कर दिया करो। जितना आप हमें यहाँ पे हमारी क्लासेस वॉच करते हैं ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का बायस बनती हैं ओके। और वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी वीडियोस होगी, बाकी चैनल्स की वीडियोस भी होंगी, वो भी आपको शो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। आपसे सिंपल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस यूनिट नहीं है। ठीक है, बेस यूनिट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेस यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछा गया है कि बेस यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, अभी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे नॉट पूछा था तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। मीटर, किलोग्राम, सेकंड जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट होते हैं और इनके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन इज़ नॉट ए बेसिक यूनिट इन द इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, न्यूटन के बारे में आपको पता होना चाहिए ओके। न्यूटन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। न्यूटन की बात करें अगर हम, तो आपने इसके लॉज भी पढ़े होंगे ओके। तो फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ पढ़ा होगा। आपसे क्वेश्चन है मेरा, ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन NEWTON, जिसे आप सिंबल N से डिनोट करते हो, ये किसका यूनिट है। ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है मुझे, मैं चेक करूँगा ओके। क्लियर, सबका चेक करूँगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है और देखें कई बार क्वेश्चन कॉलम वाइज भी पूछ लेता है एग्जामिनर। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, जूल है, टेस्ला है या फिर कैंडिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हर्ट्ज ओके। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज ओके। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। हर्ट्ज इज़ द करेक्ट आंसर, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, यूज्ड फॉर मेजरिंग साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड ओके, कॉमनली रेफर टू एज हर्ट्ज और इज सिंपली HZ से डिनोट करते हो आप इसे ओके। और इट इज़ नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिस्ट हेनरिच हर्ट्ज, एक बंदे का नाम था, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे आप डिफाइंड करते हो 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड ओके, 1 साइकिल पर सेकेंड। और इट इज़ यूज टू मेजर, ये यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियाडिक फिनोमिना सच एज साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंड अदर वाइब्रेशन की बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने प्यारे दोस्तों, व्हाट विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमेन, लक्स, कैंडिला, वाट। अभी बताया था आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में कि हमें पूछा गया है कौन सा यूनिट जो है मेजर करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कौन मेजर करता है। देखें इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास SI यूनिट की बात करते हैं जब हम किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो इसका SI यूनिट कैंडिला है जिसे आप CD से डिनोट करते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ ए मीजर, ये क्या होता है, एक मीजर होता है ऑफ द वेवलेंथ, किसका, वेवलेंथ का, वेटेड पावर इमिटेड बाय ए लाइट सोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट विद ए स्पेसिफाइड एंगुलर स्प्रेड। अगर प्रैक्टिकल टर्म में हम बात करते हैं तो कैंडिला जो है ये मेजर करता है कि हाउ ब्राइट ए लाइट सोर्स अपीयर्स, कि कितना हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि ब्राइट ए लाइट है सोर्स है जो अपीयर होता है ह्यूमन आई में फ्रॉम ए गिवन डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं
एक टिपिकल कैंडल एमिट करती है लाइट को एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 1 कैंडिला इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कैंडिला इज यूज टू मेजर, ठीक है, मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ आया होगा। हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सिलेबस को देखते हैं हम, प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लासेस लाई जाती हैं। आगे चलें, आगे है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, देखें प्यारे दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी पहले होता क्या है इसको समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका बोथ, दिमाग से सुनना आराम से, बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या कहा, बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, एंड डायरेक्शन भी होती है। इन अदर वर्ड्स में हम बात करें तो इट रिक्वायर्स बोथ न्यूमेरिकल वैल्यूज, हाउ मच एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेस टू फुली डिस्क्राइब इट। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट ये है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी आता है, और उसके बाद एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है, एक्सेलरेशन, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी लिखवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप मान सकते हैं, और वेलोसिटी तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द चेंज हो जाना, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नोट कर लो, एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, अभी मैंने लिखवा रहा था, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं ओवर टाइम, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास वेलोसिटी हो जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का चेंज हो जाना ओवर टाइम, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए जो करेक्टराइज्ड होता है बोथ किसके थ्रू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के थ्रू, उसे फोर्स कहते हैं, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मोमेंटम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। आगे पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, आपसे अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज वोल्ट, एम्पियर, ओम, कोलम्ब। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए हमारे पास अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट होता है वो आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ओम, ओम होता है, ओम। आपको पता होना चाहिए जो ओम है ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट है, OHM, ओम। आपने देखा होगा इस तरह से कुछ इसको डिनोट किया जाता है, फिजिक्स वालों को अच्छे से पता होगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में ये एक मीजर होता है किसका, ऑफ द अपोजिशन का टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, कि जब क्या होता है जो हमने कहा कि एक मीजर होता है अपोजिशन का टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। ये अगर हम बात करते हैं ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर और वेक्टर का आपको पता होना चाहिए, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और एंड इज टिपिकली डिनोटेड बाय सिंबल आर, ओके, ये सिंबल आर से डिनोट की जाती है, और एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज भी आप कह सकते हैं अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके,
तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फैक्टर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो मटेरियल, उसके बाद लेंथ, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास टेम्परेचर। ये जो हैं ये हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। ओके, तो स्केलर और वेक्टर का आपको पता होना चाहिए। वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी, लेकिन स्केलर क्या होता है। स्केलर की बात करें अगर हम, प्यारे दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। देखें, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं दैट हैज़ ओनली, जिनका क्या होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या कहा मैंने, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, एंड नो डायरेक्शन, और जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये डिफरेंस याद रखना, और ये आप याद रख सकते हैं। मास इसकी एग्जांपल है, टेम्परेचर इसकी एग्जांपल है, उसके बाद टाइम है, स्पीड है, वॉल्यूम है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ पे इसको याद रखना है। अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ये भी एक टर्म आप याद रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास एक्चुअल में रेफर्स टू द साइज। एक्चुअल में इसको जो रेफर किसको किया जाता है, साइज को, या एक्सटेंट एक क्वांटिटी का कितना है, एक्सटेंट ऑफ ए क्वांटिटी। टिपिकली ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, और ये इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड की बात करें, कि हाउ मच ऑफ क्वांटिटी इज प्रेजेंट और हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, कितनी क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है और कितना ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। कोई भी हम बात करें अगर स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की, और विदाउट स्पेसिफाइंग डायरेक्शंस, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी आपने वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर मैग्नीट्यूड होता है, ये चीज़ें बात की हैं, ये आपके काम की उतनी नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन ए नाइट विजन अपरेटस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी हमारे पास वेव्स जो हैं जो यूज़ की जाती हैं नाइट विजन एपरेटस में। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंफ्रारेड वेव्स। क्या है इसका आंसर, इंफ्रारेड वेव्स। याद रखना, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे कोई पूछ ले इंफ्रारेड वेव्स क्या हैं, तो सिंपली याद रखना, इनको IR से हम डिनोट करते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। क्या कहा मैंने, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। जब ये टॉपिक आएगा हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। देन विजिबल लाइट बट शॉर्टर देन माइक्रोवेव्स होती हैं। ओके, और ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, और ये लाई करती है विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिटवीन विजिबल लाइट के बीच में और जो माइक्रोवेव होती हैं उनके बीच में, विद वेवलेंथ इनकी जो टिपिकली रेंज करती है वो हमारे पास 0.75 माइक्रोमीटर्स, या फिर हम कह सकते हैं 1000 माइक्रोमीटर के बीच, यानी 1 मिलीमीटर के बीच में लाई करती है। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया पावर का एसआई यूनिट क्या है। पावर का एसआई यूनिट जूल है, वाट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है वाट। ओके, वाट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। किसका है हमारे पास, मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ पावर है वाट। ओके, इतना आपने याद रखना है। वाट सिंबल इसका W है। ये कभी आप अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है वो, तो ये याद रखना, यूनिट ऑफ पावर है। नेम्ड आफ्टर द एक स्कॉटिश इंजीनियर था जिसका नाम था जेम्स वॉट। क्या नाम था, जेम्स वॉट। ये नाम आप याद रख सकते हैं। ओके, और इट मेजर करता है, ये मेजर करता है द रेट एट विच वर्क इज डन, या फिर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड। इतना आप याद रखना। 1 वाट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है प्यारे दोस्तों, 1 वाट होता है 1 जूल, ठीक है, पर सेकंड। इतना आप याद रख सकते हैं। ओके, तो याद रखना है 1 वाट इज डिफाइंड एज द पावर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर सेकंड। ओके, तो 1 जूल इज इक्वल टू पर सेकंड होता है, इसके बराबर 1 वाट। इतना आपने समझ लेना है। देखें, आपको अगर हमारी PDF चाहिए हमारे किसकी, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर GK की MCQs फॉर्म में विद एक्सप्लेनेशन। ओवरऑल हर एक टॉपिक पे सेपरेट MCQs होंगे, और उन MCQs के बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 50 से 70 MCQs हर टॉपिक पे होंगे। कंप्लीट J&K GK कंप्लीट, और साथ ही साथ कंप्यूटर कंप्लीट, और साइंस के मतलब मान के चलो थ्योरेटिकल पोर्शन भी कुछ होगा, और कुछ MCQs जो होंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट
जितने भी, तो आप इनके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर। 399 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे और बाकी जो लेक्चर साथ साथ आते रहेंगे उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी। बस आपने मैसेज कर देना है हमें डेली आफ्टर लेक्चर्स, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी। हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, 399 रुपीज़ उसकी फ़ी है। वो ओवरऑल लाइफ टाइम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आज हमने ये लेक्चर लिया, सिर्फ इस लेक्चर की पीडीएफ जैसे है, कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे लाते हैं, आफ्टर लेक्चर 2 और 3 आवर के बाद हम वो पीडीएफ उसमें शेयर कर देते हैं, प्लस टेस्ट वगैरह भी उसमें डालते रहते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टेड हैं, पहले आप वीडियोस देख लेना जम्मू एंड कश्मीर जीके की 1-2 प्लेलिस्ट से इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमसे ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जीके का अगर हम बात करते हैं ना, जीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आते हैं। इससे पहले बहुत सारे पेपर हुए हैं और काफ़ी हेल्प मिली है एस्पिरेंट्स को, तो ये आपको भी मदद करेगी। ठीक है, बाकी जो व्हाट्सएप हमारा अपडेट के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली अपडेट्स के लिए, जहाँ पे हम वीडियोस का लिंक भी शेयर कर देते हैं। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, मस्ती छोड़ दो। जो आज से पढ़ना शुरू करेंगे वही कल कामयाब होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क, जो ये दो चीज़ें होती हैं यही काम आती हैं। अगर एक दिन आप पढ़ रहे हो तो 10 दिन छोड़ रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, कि ऐसा फिनोमिना जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो उसे डिस्पर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। याद रखना, डिस्पर्शन कहते हैं। अब ये डिस्पर्शन क्या है प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए डिस्पर्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अगर हम फिजिक्स की बात करें और ऑप्टिक्स की बात करें, रेफर्स टू द, अगर हम बात करते हैं रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ ए वेव, कि सेपरेशन हो जाना, क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना, सेपरेशन हो जाना एक वेव का इनटू इट्स कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज में, सेपरेशन हो जाना। सेपरेशन जो अकर होती है ये किसकी वजह से अकर होती है? बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड के साथ, जब ये पासिस करती है एक मीडियम से, काजिंग देम टू स्प्रेड आउट। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये अकर करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। क्लियर? तो फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिप्रेशन, ओ सॉरी डिस्पर्शन। डिप्रेशन कहाँ से आ गया यहाँ, तो ये आप नोट कर लेना। बाकी टर्म में भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने अगर 10+2 में पढ़ा ही है। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था हर एक 10th में। जो भी एस्पिरेंट अभी स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट मेटल्स। आपसे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पूछा गया है। ठीक है, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ब्रिटल होती हैं, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैलिएबल होती है, नॉन मैग्नेटिक होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मैलिएबल होती हैं। देखें, याद रखना, मेटल की बात कर रहा है और मोस्ट मेटल जो है वो डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है, मेलिबिलिटी होती है। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल को जब आप हैमर्ड करते हो या रोल्ड हैमर्ड करते हो तो वो रोल्ड आउट हो जाती हैं थिन शीट्स में, है ना, थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर तोड़े उनको। और यही प्रॉपर्टी जो होती है इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ए मेटल आइटम्स टू स्लाइड पास्ट ईच अदर व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स। तो कहने का मतलब ये है। डक्टिलिटी होती है, यानी मेटल वायर्स में चेंज हो जाती हैं, डक्टिलिटी इजली। तो लस्टर होता है, डेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, क्रूजन रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल होती है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बोली आपको ये थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैलिबल। बाकी की अगर हम बात करें वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट, क्लोरीन। बताएं ज़रा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे नॉन मेटल पूछा गया है। नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताएं ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अनलाइक मोस्ट अदर नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट जो होता है ये प्रोसेस करता है कि यूनिक स्ट्रक्चर वेयर इट्स कार्बन आटम्स आर अरेंज जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं, और ये लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर अलोइंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें वो मूव करते रहते हैं फ्रीली थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, और ये मेक करता है ग्रेफाइट को, कि ये क्या बनाता है ग्रेफाइट को, एक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज द रीजन व्हाई इट इज़ यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास कंटैक्ट्स होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। आपसे पूछा गया है कौन सी मेटल मोस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड है, आयरन है, पोटाशियम है, कॉपर है। मेटल जो मोस्ट रिएक्टिव हैं ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम। ओके, पोटाशियम इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर हम बात करें, पोटाशियम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इट बिलोंग्स टू द एल्कली मेटल ग्रुप। ये किससे बिलोंग करता है, एल्कली मेटल ग्रुप से। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, एल्कली मेटल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, यह जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होता है, और ये इंक्लूड करता है लिथियम को, Li, सोडियम हो गया Na, पोटाशियम K से हम डिनोट करते हैं, और रुबीडियम Rb, सीजियम Cs एंड फ्रेंसियम Fr। तो इसमें ये आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटाशियम है, पोटाशियम कंसीडर किया जाता है मोस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलें, विच आर द फॉलोइंग इज ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। आपसे पूछा गया है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लस्ट्रस, हाई डेंसिटी, पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इजी सा क्वेश्चन था। ये क्या होती हैं, पोर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉन मेटल की। आगे चलें, व्हाट हैपन्स व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद ए नॉन मेटल। क्या होगा कि जब एक मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एक नॉन मेटल के साथ तो ये एक आयनिक बॉन्ड बनाती है। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है विच इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ। कि कौन सा ऐसा हमारे पास इंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च को शुगर्स में माउथ के अंदर, एमिलेस, पेप्सिन, लाइपेस, ट्रिप्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एमिलेस। ठीक है, एमिलेस याद रखना इंपॉर्टेंट है। एमिलेस की बात करते हैं, एमिलेस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ। एमिलेस एक ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस को, यानी ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को सिंपल शुगर में। जैसे मेल्टोस की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ओके, याद रखना इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें, और ये प्ले करता है क्रूशियल रोल डाइजेशन में और बाकी जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। आगे चलें, वेयर डज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्प्शन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि कहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्प्शन जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अकर होती है, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्प्शन जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अकर करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले करती हैं ये क्या है, एक क्रूशल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट के लिए फ्रॉम फूड से। तो याद रखना ये एक लॉन्ग काइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर होता है बिटवीन स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और ये 3 पार्ट्स में होता है। एक इसका डियोडिनम होता है, एक पार्ट का नाम, दूसरे का नाम होता है JEJUNM जुजनम, और एक होता है इलियम। ठीक है, इलियम। जो ड्यूडिनम होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होती है स्टमक से मिक्स होती है बाइल के साथ और पेनक्रियाटिक एंजाइम के साथ। फिर हमारे पास जुजनम जो होता है ये मिडल पार्ट होता है, और यहाँ पे वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रेंट ऑब्जॉर्प्शन अकर करती है। और इलियम जो होता है ये फाइनल पार्ट होता है जो कनेक्ट्स करता है लार्ज इंटेस्टाइन को एंड ऑब्जर्व करता है हमारे पास रिमेनिंग न्यूट्रेंट्स एंड वाटर को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चले, विच आर्गन्स प्रोड्यूस बाइल टू एड इन डाइजेशन। कौन सा आर्गन ऐसा है जो हमारे पास क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूस करता है बाइल टू एड इन डाइजेशन, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास
लीवर। लीवर इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन इजी है पर इंपॉर्टेंट है। 500 MCQs हम डिस्कस करेंगे, सोचो कितनी चीज़ें आप सीख लेंगे। तो लीवर की जब बात होती है ना, लीवर एक वाइटल आर्गन है जो लोकेट करता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, बेनीथ द डिफ्रागम एंड अबव द स्टोमक। और इसके बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में ये काम करता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स में काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, स्टोरेज करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी एक इसका काम है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज भी है, और बहुत सारे इसके बाइल डक्ट सिस्टम में इसका काम है। तो कहने की बात है लीवर जो है करेक्ट आंसर है। विच सब्सटेंस न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जो हमारे पास न्यूट्रलाइज करती है यहाँ पे स्टोमिक एसिड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आप बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बाइल है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिक जूस है, या फिर पेनक्रियाटिक जूस है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेनक्रियाटिक जूस। देखिए ये एक फ्लूइड होता है जो सेक्रीट करती है पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जहाँ पे क्या होता है कि वेर इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन में, ये हमारे पास क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस की बात करें, ये सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंक्लूड करता है। पेनक्रियाटिक एमिलेस होता है इसमें, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेस होता है जो डाइजेस्ट करता है फैट को। फिर ट्रिप्सिन होता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में। या फिर जैसे मैंने पेनक्रियाटिक एमिलेस की बात करी, वो ब्रेक डाउन करता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी स्टार्च को, सिंपल शुगर सच एज मेल्टोस में। और पेनक्रियाटिक जो हमारे पास लाइपेस है, ये लाइपेस वाला डाइजेस्ट करता है फैट को, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। और ट्रिप्सन जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में एंड अमीनो एसिड में। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई का क्या फंक्शन है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पूछा गया है। सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ बाइल। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। विलाई क्या होता है, विलाई की बात करें, ये तो एक सिंगुलर फॉर्म है इसकी विलाई की, लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म है उसे विलस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, सॉरी, इस सिंगुलर फॉर्म को विलस कहते हैं और ये विलाई प्लूरल फॉर्म हो गई। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। लाइनिंग होती है, प्रोजेक्शन लाइनिंग होती है इनर सरफेस जो होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग करने में सरफेस एरिया जो होता है ना अवेलेबल फॉर न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन के लिए एंड सेक्रीशन के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके चलिए, इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपने कितना कुछ सीखा वो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, डेली लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।